ब्रेकअप वाले दिन लियू रुयान और मैंने एक दूसरे को सबसे जहरीले अल्फाज में अकेला छोड़ दिया था। ग्रेजुएशन के बाद वो विदेश चली गई और मैंने भी अपनी जिंदगी से लापरवाही से हाथ छोड़ दिया। 5 साल बाद वो एक बड़ी बिजनेस स्टार बनकर वापस लौटी। उस रात वो हमारी क्लास रियूनियन में आने वाली थी। शायद वो मेरे चेहरे पर पछतावा देखना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं तो कब का मर चुका हूँ। उस दिन क्लास ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव था। सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि लियू रुयान आने वाली थी, लेकिन उन सारी डीपी के बीच सिर्फ मेरी प्रोफाइल ग्रे थी, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में था ही नहीं। मैं किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मेरा कमरा अब भी वैसा ही खाली पड़ा था। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। टेबल पर अब भी वही एंटी लव पिल्स रखी थी जो मैंने पहले खरीदी थी। पार्टी वाले दिन मैं धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता हुआ वहां पहुंचा और फिर मैंने उसे देखा। लियू रुयान। कई सालों बाद वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और क्लासी लग रही थी। लो की लग्जरी ब्रांड के कपड़े, एक्सपेंसिव टेस्ट और उसके साथ एक हैंडसम लड़का भी था। उसे देखते ही मेरी सांस जैसे रुक गई। पार्टी में सब लोग खाना पीना और बातें करने में लगे थे। कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन तभी किसी ने कैजुअली पूछा, अरे मूगे कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया? किसी ने हंसते हुए कहा, ग्रेजुएशन के बाद तो वो गायब ही हो गया। दूसरा बोला, कौन जानता है, शायद अब वो कोई बड़ा टेक जीनियस बन गया हो। कभी कभी टीवी पर दिख जाता है, बहुत मिस्टीरियस है। मुझे तो लगता है किसी रिच वुमन के साथ लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा होगा। सब लोग हंसने लगे। तभी हमेशा चुप रहने वाला लिटरेरी कमेटी मेंबर शाओजीबो धीरे से बोला, वाक्सिंग एयरलाइंस। वहाँ की एयर होस्टेसेस बहुत फेमस हैं, ब्यूटीफुल भी, हैंडसम पायलट्स भी। मौका मिला तो मैं भी उस फ्लाइट में जाना चाहूंगा। टॉपिक बदल गया, लेकिन मैं चुपचाप लियू रुयान को देख रहा था। वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी, बस खामोशी से बैठी थी। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। स्क्वाड लीडर ने माहौल संभालने के लिए जल्दी से वाइन ग्लास उठाया और बोला, कुछ लोग याद रखने लायक नहीं होते। लेकिन लियू रुयान हिली तक नहीं। वो ऐसे बैठी थी जैसे अचानक फ्रीज हो गई हो। सबको उसका रिएक्शन अजीब लगा। उसके पास बैठा हैंडसम लड़का भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कुछ सेकंड्स बाद लियू रुयान ने आखिर ग्लास उठाया और हल्के से टकराया। स्क्वाड लीडर सही कह रहा है, मैं उसे बहुत पहले भूल चुकी हूँ। उसने वाइन का एक एसआई पी लिया, फिर उस लड़के का हाथ पकड़कर बोली, वैसे एक गुड न्यूज़ भी है, अगले महीने हमारी शादी है, सब लोग जरूर आना। उस रात मैं शहर की सड़कों पर यूं ही भटकता रहा। जब बहुत थक गया तो वापस घर लौट आया, लेकिन घर के अंदर लाइट जल रही थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि कमरे में लियू रुयान मौजूद थी। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दोस्त लियू वैन मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। उसने मेरा मोबाइल चार्ज पर लगाया और चुपचाप काम करती रही। तभी फोन में डिंग डोंग की आवाज़ आई। उसने फ़ोन उठाया तो क्लासमेट्स ग्रुप में मैसेजेस आ रहे थे। वेडिंग की डेट क्या है, शादी कहाँ होगी। फिर केविन ने एक फ़ोटो भेजी जिसमें लियू रुयान और जीबोदा साथ बैठे थे। सब लोग कहने लगे, परफेक्ट कपल, किंग एंड क्वीन। उस लड़के से 1000 गुना बेहतर जिसके पास पहले कुछ नहीं था। अचानक लियू वैन का हाथ कांप गया और फ़ोन नीचे गिर पड़ा। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसने मेरी फ़ोटो को छुआ और बोली, पागल, वो शादी कर रही है, फिर भी तुम मरने से पहले तक उसका नाम लेते रहे। उस रात वो मेरा फ़ोन अपने घर ले गई और मैं भी उसके पीछे चला गया। मैं और लियू वैन दोनों गरीब थे, लेकिन उसकी हालत मुझसे भी ख़राब थी। वो अकेले अपने छोटे बेटे को पाल रही थी और उसे हार्ट डिजीज़ भी थी। रात को वो बेटे को सीने से लगाकर सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। तभी अचानक मेरा फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आया, युनशंग टेक्नोलॉजी की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लियू रुयान का देर रात कार एक्सीडेंट। ये देखते ही मैं तुरंत होंकियाओ रोड पहुंच गया। वहां रोड ब्लॉक थी, लोग जमा थे और एक टूटी हुई कार खड़ी थी। मैं भीड़ में उसे ढूंढने लगा। फिर मैंने लियू रुयान को रोड साइड पर बैठे देखा। उसकी बांह से खून बह रहा था। मेरा दिल टूट गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे रुकने को कहा, लेकिन उसने सिर्फ बैंडेज करवाया और वापस चली गई। रास्ते में ड्राइवर बोला, प्रेसिडेंट लियू, कम से कम फुल बॉडी चेकअप करवा लीजिए। लेकिन वो चुपचाप सीट से टिककर आंखें बंद किए बैठी रही। कार सीधे उसकी लग्जरी विला पहुंची। गेट अपने आप खुल गए और लाइट्स जल उठीं। मैं चारों तरफ देखता रह गया। कभी गरीब रहने वाली लियू रुयान अब इतनी बड़ी प्रेसिडेंट बन चुकी थी। ड्राइवर ने फिर धीरे से कहा, प्रेसिडेंट लियू, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। लेकिन वो बस खामोश खड़ी रही। मीटिंग में क्या हुआ था, लियू रुयान की करीबी दोस्तों को भी पता चल गया था कि उसका एक बहुत बुरा इमोशनल एक्सपीरियंस रहा है। स्कूल के दिनों में उसे एक लड़के ने छोड़ दिया था और वो पूरे 1 साल तक उस दर्द में रही। लियू रुयान ने उसे घूर कर देखा और ड्राइवर तुरंत वहां से चला गया। मैं पूरी रात लियू रुयान की विला में था। वो सोफे पर आराम कर रही थी और मैं उसके पास नीचे बैठा था। अफसोस, उसे मेरी मौजूदगी महसूस ही नहीं हुई। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैं उसके इतने करीब हूँ। वो पूरी रात सोफे पर बैठी रही, लेकिन उसे ज़रा भी ठंड नहीं लगी। सुबह उसने आंखें खोलीं, कुछ देर अपना फ़ोन देखा और फिर उठकर जाकर मुंह धोने लगी। मैं सोच रहा था, क्या उसने जीबोदा की कॉल नहीं देखी? लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आ गया। सुबह हो चुकी थी और शायद जीबोदा अभी सो रहा होगा। कंपनी पहुंचने के बाद लियू रुयान सीधे काम में लग गई। उसने सुबह के अंदर ही 50 रिपोर्ट्स हैंडल कर लीं। दोपहर में उसने फ़ोन खोला तो क्लासमेट्स के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। सबने शायद कल की खबर देख ली थी। उसने कैजुअली रिप्लाईज दिए और फिर फ़ोन नीचे रख दिया। लियू रुयान ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और पूछा, साउथ यूरोप की ट्रिप तैयार है? सेक्रेटरी ने सिर हिलाया, जी मैम, परसों की टिकट पहले ही बुक हो चुकी है। अचानक लियू रुयान ने सिर उठाया।
कौन सी एयरलाइन? सेक्रेटरी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर बोली, ह्वाक्सिंग एयरलाइंस। लियू रुयान कुछ देर चुप रही, फिर बोली, इसे बदल दो। सेक्रेटरी और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। मैम, क्या एडजस्टमेंट करनी है? लियू रुयान कुछ पल के लिए खो गई। मैं उसकी उंगलियों में पकड़े स्टील पेन को देख रहा था। वो हल्का सा मुड़ गया था। सेक्रेटरी तुरंत टैबलेट लेकर टिकट मॉडिफाई करने लगी। मिस लियू, फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्लाइट्स बुक कर दी गई हैं। लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। सेक्रेटरी क्वाइटली ऑफिस से बाहर चली गई। मैं शॉक था। ह्वाक्सिंग एयरलाइंस, वही एयरलाइन जिसमें मैं उड़ान भरता था। क्या वो मुझे ढूंढना चाहती थी? लेकिन अगले ही पल मैंने खुद सिर हिला दिया। नामुमकिन। अगर वो सच में मुझे देखना चाहती तो शायद सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं अब कितना टूट चुका हूँ। लियू रुयान हमेशा से एलिगेंट और खूबसूरत लड़की रही थी, लेकिन जब मैं उसके सामने था, मैं मिट्टी में गिरा हुआ इंसान बन चुका था। उस दिन उसकी आंखें लाल थीं, इतनी लाल कि डर लगे। उनमें खून उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मार देना चाहती हो। वो कभी किसी को नहीं बता सकती थी कि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, वो इंसान जो अब पूरी तरह बिखर चुका है। 2 दिन बाद लियू रुयान साउथ से वापस लौटी। उसने फिर ह्वाक्सिंग की फ्लाइट ली, लेकिन मैं उन दोनों फ्लाइट्स में मौजूद नहीं था। उसका चेहरा बेहद उदास और भारी लग रहा था। वो फर्स्ट क्लास से उठकर इकोनॉमी कैबिन तक आई, शायद मुझे ढूंढने, लेकिन उसे मैं कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में साफ डिसअपॉइंटमेंट थी। अफसोस, मैं तो अब हवा में तैरती एक परछाई बन चुका था। ब्रेकअप के बाद मैंने एयरमैन बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि अब मेरी और लियू रुयान की मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। अपने दिल के किसी कोने में मैं हमेशा यही उम्मीद करता था कि इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक बार फिर मिलेंगे। मैंने सुना था कि अब वह बहुत सफल हो चुकी है, साल भर देश के अलग अलग शहरों में बिजनेस ट्रिप पर रहती है। शायद लियू रुयान भी इसका अपवाद नहीं थी। इसीलिए मैंने बिना देर किए देश की एक बड़ी एयरलाइन कंपनी ज्वाइन कर ली और एक एयर होस्टेस बन गया। लेकिन अफसोस, 3 साल उड़ान भरने के बाद भी लियू रुयान एक बार भी दिखाई नहीं दी। अब जाकर मुझे समझ आया कि उसके पास दूसरी बड़ी एयरलाइन का प्लैटिनम कार्ड है। वह सफर के लिए हमेशा उसी एयरलाइन को चुनती थी। यह अफसोस आसमान में तैरते बादलों की तरह मेरी रूह में अटक गया था और लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। उड़ान के दौरान चीफ फ्लाइट अटेंडेंट कई बार खुद जाकर लियू रुयान से हालचाल पूछती, उसे सबसे बेहतरीन सेवा देने की कोशिश करती, ताकि यह बड़ी हस्ती अगली बार भी ह्वाक्सिंग एयरलाइंस ही चुने। मैं भी अब कभी घर वापस नहीं गया। जहां जहां लियू रुयान जाती, मैं भी वहीं जाने की कोशिश करता। उस दिन मीटिंग खत्म करके वह ऑफिस लौटी। फोन खोला तो कई मैसेज पड़े थे। वह उन्हें स्क्रॉल करके हटाना चाहती थी, लेकिन गलती से एक चैट खुल गई। मैं अभी ह्वाक्सिंग की फ्लाइट से उतरी हूँ, लेकिन मूगे दिखाई नहीं दिया। मैंने उसकी पुरानी फ्लाइट्स भी चेक की थीं, वो भी ह्वाक्सिंग एयरलाइंस की थीं, लेकिन इतने सारे क्रू में भी मुझे मूगे नहीं मिला। किसी ने शाओजीबो को टैग किया। शाओजीबो, पिछली बार तुम हमसे झूठ बोल रहे थे क्या? शाओजीबो ने जवाब दिया, मैं तुम लोगों से झूठ बोलकर क्या करूंगा? मैंने पक्का सुना था कि वो ह्वाक्सिंग एयरलाइंस में है। हो सकता है तुम लोगों की फ्लाइट में वो ड्यूटी पर न हो, या फिर क्या उसने नौकरी छोड़ दी? अच्छा हुआ वो मुझे नहीं मिला, वरना मैं उसे अच्छा चेहरा नहीं दिखाता। हमारी क्लास में उसके नंबर भी बस ठीक ठाक थे और उसका चरित्र भी खास अच्छा नहीं था। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए। लोगों की मेरे बारे में गलतफहमी हमेशा से बहुत गहरी थी। शुरुआत में जब मैंने खुलेआम लियू रुयान का पीछा किया था तो किसी ने भी हमारे रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा ये बस किसी अमीर लड़के का मजाक है। लेकिन जब हमने पूरे 3 साल तक सच्चा रिश्ता निभाया, तब जाकर लोगों की राय थोड़ी बदली। मगर ठीक उसी समय मैंने बेरहमी से ब्रेकअप कर लिया। इससे सब हैरान रह गए। हमेशा शांत रहने वाली टॉपर लियू रुयान लगभग टूट ही गई थी और मैं पूरी तरह धोखेबाज लड़के के नाम से बदनाम हो गया। इसी बहस के बीच अचानक किसी ने कहा, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान दिया, मूगा की प्रोफाइल फोटो 1 साल पहले ही ग्रे हो गई थी। क्या सच में अब किसी को उसकी कोई खबर नहीं है? आखिर हम सब क्लासमेट थे, कम से कम उसके बारे में बुरा तो मत बोलो। पिछली बार मैंने भी एक दोस्त की प्रोफाइल 6 महीने तक ग्रे देखी थी। बाद में पता चला वो मर चुका था। यह सुनते ही ग्रुप में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने अनजाने में लियू रुयान की तरफ देखा। फोन पकड़ते हुए उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। काफी देर बाद क्लास मॉनिटर बोला, ऐसी अशुभ बातें मत करो। भले ही हम लंबे समय से मुंह से नहीं मिले, लेकिन वो जरूर ठीक होगा। स्वस्थ रहो और लोगों को कोसना मत। लियू रुयान पूरी दोपहर से भौहें चढ़ाए बैठी थी। कई विभागों के मैनेजर उसकी डांट से घुट गए थे। ऑफिस से बाहर निकलते ही सबने राहत की सांस ली और माथे का पसीना पोंछा। मिस्टर लियू को क्या हो गया है? हाँ, हमने तो काम में कोई गलती भी नहीं की। ऐसा मत कहो, मिस्टर लियू को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। शायद उम्मीद से भी ज्यादा। सब लोग बातें करते हुए वहां से चले गए। काम खत्म होने के बाद लियू रुयान खिड़की के पास खड़ी थी। खून जैसे लाल सूरज की रोशनी बड़े शीशे पर पड़ रही थी और उसकी परछाई लंबी होकर फैल गई थी। मैं पीछे से उसे देख रहा था। उसके शरीर से एक अजीब अकेलापन महसूस हो रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि लियू रुयान की जीबोदा के लिए भावनाएं इतनी गहरी नहीं हैं। जीबोदा एक बड़े घराने का नौजवान मालिक है। शायद यह रिश्ता प्यार से ज्यादा एक समझौता है। इसके पीछे 2 बड़े परिवारों की शादी का बंधन छिपा है। असिस्टेंट उसके पीछे खड़ा था। दोनों वाइन बनाने वाले लोग धीरे से बोले, मिस्टर लियू, वेडिंग सेंटर ने शादी की जगह के 5 डिजाइन भेजे हैं, आपको उनमें से एक चुनना है। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, लेकिन लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं मिस्टर जी को भेज देता हूँ, उन्हें चुनने दीजिए। अचानक लियू रुयान की आवाज़ ठंडी और गहरी हो गई। समुद्र किनारे वाली शादी नीले और सफेद रंग की थीम होगी और वहाँ की मुख्य सजावट गेंदे के फूलों से होगी। असिस्टेंट ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी और मिस्टर जी को बताने चला गया। आज लियू रुयान पूरी तरह काले कपड़ों में थी। जहाँ रोशनी नहीं पहुंच रही थी, वहाँ उसका चेहरा बेहद ठंडा और डरावना लग रहा था। उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। मेरा दिल इतना भारी हो गया कि मैं और सह नहीं पाया, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। क्या वो सच में समुद्र किनारे शादी करने वाली है? शायद बहुत रोमांटिक होगा,